नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बंगाल में द्वैध शासन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसको देखिए। इससे पहले मैंने बंगाल का ऊपर वीडियो बनाया है। मैंने प्लासी का युद्ध बताया था, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध। आज के इस वीडियो में देखेंगे बंगाल में द्वैध शासन। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम अवध के बारे में पढ़ेंगे, अवध के नवाब वगैरह के बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में मराठा वगैरह के आगे जिक्र किया जाएगा, मराठा है, सिख है, इनके बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल आइए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। जब किसी के ऊपर दो तरीके से शासन लगा दिया जाए तो क्या होता है कि ना वो इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। मान लीजिए कोई एक हाथ मेरा इधर से खींच रहा है, कोई एक हाथ इधर से खींच रहा है, तो क्या होगा? ना तो मैं इधर जा पाऊंगा ना मैं उधर जा पाऊंगा। बस यही है दोहरा शासन, मतलब दो तरीके से उस पर शासन किया गया बंगाल के ऊपर, यही दोहरा शासन है। तो इसमें ये तो मैंने एक समझाने के पर्पज से बताया, लेकिन इसमें और कौन कौन सी चीज़ें थी उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये इसकी पृष्ठभूमि दोहरा शासन अर्थात द्वैध शासन की कैसे बनती है और किस तरीके से इनमें इनकी नीतियाँ वगैरह तय की जाती हैं। एक संधि के तहत दोहरा शासन लागू होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रावधान था, किसको क्या मिला, बंगाल के नवाब को क्या मिलता है, अंग्रेज़ों को क्या मिलता है, इनके बारे में देखेंगे। और इनमें जिक्र भी आएगा इलाहाबाद की संधि वगैरह का भी मैं हल्का सा जिक्र करूँगा, जो इसकी पृष्ठभूमि है इस संधि के तहत। दरअसल बंगाल में द्वैध शासन में बात करूँगा। दरअसल जब बक्सर के युद्ध के बाद में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती तो उसका पुत्र नजमुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है। जब नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो नवाब बनने के बाद में चूँकि वो अल्पवयस्क है, इसलिए अंग्रेज उन्होंने तो बक्सर का युद्ध जीत ही लिया था, लेकिन अंग्रेज खुद अपनी सत्ता अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे उनको लगता था कि हो सकता है कि भारतीय जितनी शक्तियाँ सब एकत्रित हो जाएँ और उसमें हम हार जाएँ, इसलिए वो अवसर की तलाश में थे। उन्होंने क्या किया कि जो अल्पवयस्क है जो नजमुद्दौला, उसको उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने उसका नवाब घोषित कर दिया। लेकिन आधिकारिक तौर पर तो अभी नजमुद्दौला चल रहा था, लेकिन एक कह सकते थे जितना जो शासन प्रशासन था वो अंदरूनी तौर पे सब कुछ वो अपने हाथ में ले चुके थे। तो यहीं पर नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया, अल्पवयस्क का, इसके संरक्षक अंग्रेज बने। और उसके टाइम पर आप देखेंगे उसके बाद में इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि भी होती है। और चूँकि मैंने बताया था इसलिए इनकी डेट वगैरह आप याद रखिए। जब मैंने बंगाल के नवाब बता रहा था उसमें मैंने बताया था कि किसको क्या मिला। चूँकि आप जान रहे हैं कि बक्सर के युद्ध में क्या होता है, शाह आलम और इधर देखेंगे तो जो अवध का नवाब है, ये दोनों शुजाउद्दौला, ये दोनों हार गए हैं। अब उनको संधि कर ली जाती है, शाह आलम द्वितीय नजमुद्दौला एवं क्लाइव के बीच में। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। तो ये संधि वगैरह होती है, इसको बैकग्राउंड के तरीके समझ सकते हैं, क्योंकि क्या कर रहे थे अंग्रेज एक तरफ से सबको थोड़ा थोड़ा कर करके कह सकते थे एक सेट कर रहे थे, अपना एक कह सकते हैं पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे उन्होंने। हाँ, देख सकते हैं आप कि इसमें जो संधि हो रही है उसमें बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो क्लाइव का जिक्र आता है, मतलब अंग्रेज जो है वो संधि कर रहे हैं सबके साथ में, और वो उत्तरदायित्व जो है वो मतलब कह सकते थे ताकि वो सबसे एक मित्रतापूर्ण कह सकते थे, या कहे कि अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वो ऐसी संधियाँ कर रहे थे। जब द्वैध शासन लागू हुआ, द्वैध शासन दरअसल एक संधि के तहत ये बातें कही गई थी द्वैध शासन में। अब इस द्वैध शासन चूँकि वो अल्पवयस्क है नजमुद्दौला, इस वजह से एक संधि नजमुद्दौला के साथ की गई। उस संधि में क्या किया गया कि नवाब की सेना को समाप्त कर दिया गया। नवाब की सेना जब समाप्त हो गई तो प्रांत की जो सुरक्षा थी उसका दायित्व जो था वो अंग्रेजी सेना ने संभाल लिया। मतलब जो बंगाल प्रांत की जो सुरक्षा है उसका दायित्व अंग्रेज संभालेंगे। और प्रशासनिक व्यवस्था है तो अंग्रेजों द्वारा नायब सूबेदार की नियुक्ति की गई, मोहम्मद रजा खां को बनाया गया। तो इसको आप याद रखिएगा। गुलाब राय वगैरह इनका भी जिक्र, लेकिन चूंकि आप देखेंगे तो अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों को मिला करके दीवानी इन्होंने प्राप्त कर ली थी। तो उन्होंने खैर नायब सूबेदार जो थी प्रशासनिक व्यवस्था है तो अंग्रेजों द्वारा नायब सूबेदार की नियुक्ति की गई, जो थे कौन? मोहम्मद रजा खान। अब चूंकि ये बात मैंने यहाँ पे इसलिए अंग्रेजों द्वारा इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि संधि के प्रावधान के तहत जो प्रशासनिक व्यवस्था है तो जो नियुक्ति करनी थी नायब सूबेदार की वो अंग्रेजी करते। अंग्रेजी कूटनीतिक तरीके से उन्होंने एक मोहम्मद रजा खां को, मतलब भारतीय को क्या किया, उन्होंने नियुक्ति दे दी। तो अब यहीं से क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं सेना समाप्त हो गई, दायित्व अंग्रेजों के पास चला गया और अंग्रेज ही नायब सूबेदार की नियुक्ति की। अब यहीं से नवाब जो था, जो स्वतंत्र तरीके से चले आ रहे थे, उनका काम खत्म। अब वो क्या हो गए, एक स्वतंत्र शासन जो था नवाब का वो हो गया समाप्त। तो अब यहीं से समाप्त हो गया। लेकिन इस संधि के प्रावधान जो थे मुख्य रूप से जो उत्तरदायित्व सौंपा गया वो क्या कहते हैं? एक तो प्रावधान ये था जो मैंने अभी बताया कि जो संधि उसके और प्रावधान थे, लेकिन संधि के प्रावधानों में और हम देखेंगे क्या क्या था उसको हम देखें। एक तरफ मैंने नवाब लिखा, एक तरफ अंग्रेज।
एक संधि की गई। संधि में क्या किया गया कि नवाब को 53 लाख वार्षिक रुपए दे दिए गए। वार्षिक क्या होगा, 53 लाख रुपए नवाब को दिए जाएंगे। और जो मुगल सम्राट है शाह आलम, उसको 26 लाख रुपए दे दिए गए। तो एक तरफ उन्होंने मुगल सम्राट के साथ भी उन्होंने अपने समझौता कर लिया, दूसरी तरफ अवध के नवाब से, सॉरी बंगाल के नवाब से भी। और जब इन दोनों नवाबों के साथ जब समझौता हो गया तो इन्होंने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी इन्होंने प्राप्त कर ली कि अब इतना पैसा लीजिए, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी हमें दे दीजिए। अब यहीं पर क्या होती है कि ये तो हो गई दीवानी प्राप्त कर ली, लेकिन अब चूंकि शासन प्रशासन बंगाल पे चल तो अभी नवाब का ही रहा है, दिखावटी तौर मतलब ऊपर का जो ताना बाना है वो भी नवाब का ही है। अब यहीं पर शक्तियों का विभाजन होगा, किसको क्या मिलेगा। तो आंतरिक शांति, फौजदारी न्यायालय, दो चीज़ें जो थी वो मिल गई किसको, वो आंतरिक शांति और फौजदारी न्यायालय। फौजदारी, आंतरिक शांति मतलब कि आंतरिक शांति व्यवस्था, वो सब किसको दे दी गई, वो नवाब को दे दी गई। फौजदारी जो न्याय व्यवस्था थी वो दी गई, मतलब फौजदारी का मतलब मारपीट लड़ाई झगड़े संबंधित जो थे वो सब दे दिया गया, नवाब को दे दिया गया। अब अंग्रेजों को क्या मिला, प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, वो प्रशासन जो था वो अंग्रेजों के अधीन था। राजस्व की वसूली अंग्रेज करेंगे। दीवानी न्याय, ज़मीनी से रिलेटेड जो जितने भी न्याय वगैरह होंगे वो सब अंग्रेज देखेंगे। ज़मीन से रिलेटेड हो, मान लीजिए राजस्व से रिलेटेड हो, जितने भी न्याय पैसे से रिलेटेड सब अंग्रेज देख रहे थे। तो अब यहीं से क्या हुआ कि उन्होंने प्रशासन तो लिया लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप वर्तमान में ले लीजिए, जहाँ कोई पुलिस व्यवस्था ले लीजिए। अब मान लीजिए किसी पुलिस व्यवस्था में आप ले लीजिए, पुलिस से कोई गड़बड़ी हो जाती है, मान लीजिए पुलिस के ऊपर कोई जिम्मेदारी आ जाती है, तो उस पुलिस की जिम्मेदारी जब आती है तो चला तो पुलिस शासन रही है लेकिन उसकी जिम्मेदारी होती सरकार के ऊपर जाती है। उसी तरीके से उन्होंने प्रशासन तो अपने हाथ में लिया लेकिन उसकी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व उन्होंने, प्रशासनिक दायित्व जितने थे, अगर जो कुछ होता है तो उसका ठिकरा किस पे फोड़ा जाएगा, वो फोड़ा जाएगा नवाब के ऊपर। तो उन्होंने प्रशासन, अर्थात इसलिए कहते हैं कि नवाब को कुछ नहीं मिला, नवाब को सिर्फ क्या मिला था, दायित्व तो नवाब को मिल गए थे और पूरा जो प्रशासनिक दायित्व वगैरह सब कुछ नवाब पे, और जितने भी कह सकते थे जो क्रीम पद थे सब कुछ था, राजस्व पूरा जितनी सब कुछ थी वो उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। तो ये 1765 से शुरू होता है, 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चलता है। लेकिन द्वैत शासन में 1772 में जब आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग आता है, ये द्वैत शासन को ख़त्म कर देता है। इतिहासकार भी इसको लेकर के अलग अलग, पर्सिवेल स्पीयर हैं, उन्होंने बताया कि आप देखेंगे एक केएम पडिक्कर का भी नाम आता है। केएम पडिक्कर कहते हैं बेशर्मी भरी लूट थी, और मतलब अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई बंगाल में। जैसे मैंने बताया ना, अब अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। इतिहासकार पर्सिवेल स्पीयर कहते हैं बेशर्मी भरी लूट, और अब देखेंगे तो इस द्वैत शासन के दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। द्वैत शासन के दुष्परिणाम क्या क्या थे उनमें हम देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि कोई उत्तरदायित्व तो लेना नहीं चाहता है। जो वहाँ पे देखेंगे तो कि जैसे ना तो नवाब अपने पे जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ना तो अंग्रेज लेना चाहते हैं, इसलिए जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो ठप पड़ गई। जब प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ गई तो इसमें क्या क्या दुष्परिणाम में देखने को मिले। तो प्रशासनिक व्यवस्था ठप, ना तो राजा अपना उत्तरदायित्व संभाल लेते, ना अंग्रेज उत्तरदायित्व तो मान भी नहीं लेते, प्रशासनिक व्यवस्था तहस नहस। कृषि का ह्रास हुआ, क्योंकि आप जान रहे थे कृषि का ह्रास इसलिए हुआ क्योंकि जब अंग्रेज क्या करते थे, इसकी बोली लगाते थे। अब बोली का मतलब क्या कि जो जितनी ज़्यादा लगान देगा उसको क्या कर दी जाती थी कि दे दी जाती थी, वही लगान वसूली करेगा। तो इसमें बोली के तौर पर जब भूमि संग्रह के लिए कर के लिए अधिक बोली लगने लगी, तो अब अधिक बोली उत्पादन पे भी होना चाहिए, जितना अधिक उत्पादन उस तरह से हो, उत्पादन वैसा ही है। उन्होंने बोली लगा दी, किसानों से मार पीट करके मार कर पीट कर उनसे क्या किया, लगान वसूली ज़्यादा कर दी। तो इस वजह से क्या हुआ, कृषि का ह्रास हुआ, लोगों ने खेती करना ही बंद करने लगे, बंगाल में अकाल वगैरह पड़ने लगा। उद्योगों का ह्रास हुआ, कच्चे सिल्क के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि उसका उत्पादन अंग्रेज वगैरह अपने स्तर पर करते, ले जा करके कपड़े वगैरह बनाते, ये सब करते। एवं रेशमी कपड़ा बुनकर, क्योंकि वो कच्चा माल अंग्रेज चाह रहे थे लेकिन वो किसी तरीके से बने बनाए चीज़ों के लिए उत्पादन वो नहीं चाह रहे थे यहाँ से, इसलिए रेशमी कपड़ा बुनकरों को हतोत्साहित किया। कहते हैं कि जो रेशमी कपड़ा बुनकरों को ऐसा हतोत्साहित किया गया कि उन्होंने जो बुनकर थे, उन्होंने जो होता नहीं हथकरघा वगैरह चलाते हैं, उन्होंने अपने अंगूठे तक को काट दिए थे। तो उद्योगों का ह्रास हुआ, भारतीय व्यापार का विघटन हुआ,
मतलब जो भारतीय जो व्यापार लोकल स्तर पे होता था उसका विघटन हो गया। अंग्रेजों की सत्ता जो थी पूरी तरीके से उनके ऊपर, मतलब उनका व्यापार धीरे धीरे उनके ऊपर हावी होने लगा था। तो अंग्रेजों का जो व्यापार था वो हावी था और भारतीय व्यापार का विघटन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि क्लाइव ने सुधार नहीं किया, क्लाइव ने कुछ सुधार करने की भी कोशिश की। अब क्या सुधार किया ये देखते हैं। उसको भी उपहार लेना बंद कर दिया, जितने भी क्लाइव को उपहार लेता बंद कर दिया। अधिकारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी अधिकारी निजी तौर पर व्यापार नहीं करेगा। सैनिक का दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया, सैनिकों को दोहरा भत्ता मिलता था तो जो बंद किया गया वो बंगाल एवं बिहार की सीमा पर जो सैनिक तैनात थे उनको छोड़ करके सबका बंद कर दिया गया। बस यहीं पे आता है श्वेत विद्रोह का जिक्र आता है। श्वेत विद्रोह क्या था? तब चूंकि जब सबका सैनिक भत्ता बंद कर दिया गया, दोहरा सैन्य भत्ता, तो 1766 में श्वेत विद्रोह हो गया इलाहाबाद मुंगेर में। यहाँ की जो सैनिकों ने क्या किया कि हम सामूहिक क्या करेंगे कि अपना इस्तीफा दे देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, जिसको लेकर के इतिहास में आप देखेंगे तो ये श्वेत विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो ये द्वैध शासन था जिसका जिक्र मैंने बताया। पर्सिवल स्पीयर, मैंने बताया ना कि बेशर्मी भरी लूट उन्होंने बताया, पर्सिवल स्पीयर थे। और जो के.एम. पडिक्कर ने डाकुओं का शासन कहा, डाकुओं का शासन के.एम. पडिक्कर ने कहा। तो ये थी बंगाल में द्वैध शासन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। या इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको आप पढ़िए अच्छे से। बंगाल में द्वैध शासन, इससे संबंधित वीडियो आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। हो सकता है लिखित परीक्षा में आपसे बंगाल में द्वैध शासन का स्पष्टीकरण पूछ लिया जाए, कुछ भी ऐसे। बंगाल में द्वैध शासन क्या हुआ या द्वैध शासन के परिणाम या दुष्परिणाम क्या हुए, उनका प्रभाव क्या था और द्वैध शासन था क्या, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी कंटेंट जो मैं बताया हूँ आपको ये सब चीज़ में मिल जाएगी। सब कुछ चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। शॉर्ट में वीडियो मैंने बनाया, बहुत लंबा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा बनने से होता क्या है कि लोग उतना देखते भी नहीं है। और जब छोटे वीडियो में ज़्यादा चीज़ें जब बताई जा सकती हैं तो वीडियो फालतू में खींचने का कोई मतलब भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलेंगे कल के वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा अवध के नवाब पे। अवध के नवाब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जल्द ही वो वीडियो आपके सामने आएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।